सबसे पहले तो ये बात है कि जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? प्रोडक्ट किसे कहते हैं या ब्लड कंपोनेंट किसे कहते हैं? अगर आप लोगों को याद हो, तो जब हम 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे थे बेसिक हेमेटोलॉजी, तो उसमें हमने यही कहा हुआ था कि जो कंपोनेंट है, ब्लड कंपोनेंट है, तो वो मेनली जो है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक उसका प्लाज़्मा होता है और दूसरा जो है वो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो सेम वही चीज़ जो है वो अब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं और उससे हम प्रोडक्ट बनाएँगे। क्योंकि जब स्टार्ट में ये हुआ था कि जब ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन बड़ी एडवांस हो गई, तो स्टार्ट में क्या हुआ हो होता था कि जितना होल ब्लड था, होल ब्लड मीन कि आपके वेन से जो ब्लड निकला हुआ है और वो उस ब्लड बैग के अंदर आ गया है, तो इसका मतलब ये था कि ये होल ब्लड है, ठीक है? और इसमें से एक और कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि ओपन और क्लोज़ सिस्टम। तो क्लोज़ सिस्टम वो होता है कि जो वेन से लेके आपके ब्लड बैग तक जितना ब्लड आ जाए और उसी वक़्त आप उसको जो है वो नीडल निकाल के सील कर दें, ठीक है? तो वो जो है वो होता है क्लोज़ सिस्टम। और क्लोज़ सिस्टम का फ़ायदा यही रहता है कि जितना आप लोग कंटामिनेशन से बच सकें, यानी जितनी आपकी स्टेरिलिटी बरकरार रहे, तो उतना जो है वो ये क्लोज़ सिस्टम आइडियल सिस्टम है। अगर एक दफ़ा ब्लड बैग खुल गया, तो बाहर से बैक्टीरिया हो सकता है, बाहर से इसके अंदर कंटामिनेशन जो है वो जा सकती है और फिर इस ब्लड बैग को हम जो है वो ओपन सिस्टम कहते हैं, बल्कि ये क्लोज़ सिस्टम नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लें कि ये जो हमारे पास बैग्स है, तो ये आपके पास नज़र आ रहा है क्वाड्रुपल बैग है, तो इसको ज़रा आप देख लें कि ये नीडल लगा हुआ है। अब ये मेन होल ब्लड जो है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? डोनेशन जो देगा, यानी डोनर से हम ब्लड को यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ब्लड कलेक्ट करने के बाद जो है वो अब हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। तो जब प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस के लिए कुछ चीज़ों का जानना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये है कि जैसे आप लोगों को पता है कि जब हम सीरम या प्लाज़्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं, हमें किसी चीज़ में प्लाज़्मा चाहिए या सीरम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ट्यूब में ब्लड ले लेते हैं और फिर उस ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं और हमें मिल जाता है। अगर उसके अंदर एंटीकोगुलेंट नहीं है तो हमें सीरम मिल जाता है और अगर उस ट्यूब के अंदर एंटीकोगुलेंट है तो हमें जो है वो प्लाज्मा मिल जाता है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जी, कितने लोग आ गए वलीउल्लाह, ठीक है। तो जितना हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जो सेल्स है ज़्यादा तादाद में वो नीचे आ जाएँगे और इसका जो फ्लूइड वाला फॉर्म है तो वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है? तो वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अब दूसरी जो बात है वो इसमें ये है कि फिर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी इसको सेपरेट करते हैं या इसको ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ इस ट्यूब में लाने के लिए, सॉरी, इस बैग में लाने के लिए। तो एक एक्सट्रैक्टर होता है जो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखा भी दूँगा। वो एक्सट्रैक्टर जो है उसके ज़रिए हम इसको विद स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो इसको पुश करता रहता है और जितना ऊपर जो पानी होता है, यानी ऊपर जो फ्लूइड फॉर्म होता है या उसको आप प्लाज़्मा होता है, तो वो सारा का सारा जो है वो इस बैग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है? अच्छा, अब ये जो एक्सट्रैक्टर है ये क्या होता है कि बेसिकली ये इसको बड़े आराम के साथ ऊपर की तरफ जो है वो लेके जाता है। जितना उसका जो एरिया है वो कम होता जाता है, तो उतना उस पे दबाव ज़्यादा बढ़ता है और ये सारा का सारा जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात ये है कि अब हमारे पास कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सट्रैक्टर है वो भी आ चुके हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सट्रैक्टर यूज़ कर रहा है या कोई अगर मैनुअल यूज़ कर रहा है, तो दोनों जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो होल ब्लड को हमने डिवाइड कर लिया यहाँ पे, तो एक जो है वो बैग अब ये बन गया। अब यहाँ पे ये पैक्ड सेल बना हुआ था, लेकिन पैक्ड सेल के अंदर हमने कुछ न कुछ जो है वो प्लाज़्मा यहाँ पे हमने छोड़ दिया है और वो प्लाज़्मा हमने इसलिए छोड़ दिया है ताकि इसकी जो फ्लूइड फॉर्म है, यानी इसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये आगे हमने इसको रखना तो नहीं है अपने लिए, बल्कि इसको हमने दूसरे पेशेंट को चढ़ाना है, तो उसके लिए उसको कोई मीडियम चाहिए होता है, तो उस मीडियम का नाम है प्लाज़्मा। तो इसीलिए यहाँ पे तकरीबन 20% जो है वो प्लाज़्मा रह जाता है। ये यहाँ से फिर हम हटा देते हैं, इसको पिंच आउट कर देते हैं और फिर यहाँ से हमारा पास जो है वो एक बैग रह जाता है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा। अच्छा, अब ये एक चला गया, ये जाएगा
रेफ्रिजरेटर के अंदर, और वहाँ पे इसको रखा जाएगा 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर यहाँ जो है ये इस बैग को हम दोबारा सेंट्रीफ्यूज करा लेंगे। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है तो इसके लिए एक मशीन आती है और उस मशीन का नाम होता है मेगाफ्यूज, यानी बड़ा जो है वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन है ये, जिसके अंदर बकेट्स होते हैं और उसमें आप लोग जो है वो इसको रख देते हैं और दोबारा आप कुछ सर्टेन स्पीड और टेम्परेचर को ऑन कर देते हैं और फिर ये दोबारा सेंट्रीफ्यूज हो जाता है, जिसमें दोबारा दो लेयर्स आ जाते हैं। एक जो है वो प्लेटेड कंसंट्रेट रह जाता है, यानी जितने सारे प्लेटेड होते हैं वो सारे एक जमा हो जाते हैं, और ऊपर जो है वो प्लेटेड पुअर प्लाज्मा होता है। तो फिर हम दोबारा इसको दोबारा एक्सट्रैक्टर के जरिए जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये जब ट्रांसफर हो गया तो अब इस बैग को हम निकाल लेते हैं, तो ये इसको हम लेके चले जाएंगे प्लेटेड एजिटेटर पे रख देंगे। तो प्लेटेड एजिटेटर पे जब हम रख देंगे तो ये तकरीबन 5 to 7 डेज तक जो है वो कारामद होता है और कंटिन्यूस जो है वो एजिटेशन पे होगी। अब ये एक बैग रह गया और ये एक बैग रह गया। ये बैग जो है वो भरा हुआ था, तो यहाँ पे जो भरा हुआ बैग था इसको हम जो है वो रख देते हैं -20 to -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको ये जब फ्रीज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अब बन चुका है। मजीद अगर ये बैग इसके साथ हम अटैच कर देते हैं, अभी तो खैर यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ, ये सेगम है बेसिकली, क्योंकि सेगम का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लेट सपोज ये होल ब्लड है और होल ब्लड से हमने पैक्ड सेल यहाँ से छोड़ दिए और यहाँ पे हमने प्लेटलेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बना लिया, तो इस सेगम को हम दोबारा इसके अंदर जो है वो ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सेगम का फायदा ये होता है कि जो CPDA1 है तो उसकी नॉर्मल लाइफ स्पेन जो है वो ब्लड की वो तकरीबन 35 डेज तक हो जाती है, तो सेगम उसमें जो है वो एक हफ्ता और बढ़ा देता है, तो ये तकरीबन 42 डेज तक जो है वो चला जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वही टाइम है, और उसी तरह हम उसको स्पिन करते हैं। बस क्या चीज़ है कि बैग्स हमारे पास बड़े हैं और हमारे पास टाइम और जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और इस मशीन में जिस मशीन में हम इसको करते हैं सेंट्रीफ्यूज, उस मशीन का नाम है बेसिकली मेगा फ्यूज। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रिपरेशन, ये आप लोग इसको देख ले। तो सेम वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया कि यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा। अगर डबल बैग है तो इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, अगर तीन है तो यहाँ पे तीन प्रोडक्ट बन सकते हैं, अगर एक है तो सिर्फ होल ब्लड बनेगा, और अगर चार है तो इसमें अगर सेगम का है तो सेगम इसके साथ हम दोबारा ऐड कर सकते हैं, नहीं तो एक जो है वो खाली रह जाएगा, और जिससे हम मजीद जो है वो क्या बना सकते हैं, क्रायो प्रिसिपिटेट या क्रायो सुपरनेटेंट। तो उसी एफएफपी को हम दोबारा निकाल लेते हैं और उसको तौ कर लेते हैं। जब तौ कर लेते हैं तो उसमें जो नीचे कॉन्सेंट्रेट रह जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रायो प्रिसिपिटेट। ठीक है, यानी ये जो प्रिसिपिटेट होता है ये आपके विटामिन जो हो गए, सॉरी फैक्टर्स हो गए, उससे भरा हुआ होता है। फिब्रिनोजेन, विटा फैक्टर 13 और फैक्टर 8 से भरा हुआ होता है, और इसका सर कुछ रिक्वेस्ट है सर पेंडिंग में। जी जी जी। सर असमत ने कहा कुछ, यस सर हो गया अच्छा अच्छा, सर, थैंक यू एडमिट सर। और ओके ओके ओके, ठीक है। सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लेट आओगे तो ऐसे ही होगा। अच्छा, तो यहाँ पे अब जो ट्रांसफ्यूजन सॉरी जो ट्रांसफर होना था बैग को, तो ये हो गए। अब जो क्रायो प्रेसिपिटेट है तो बेसिकली वो क्या चीज़ है कि हमने जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स थे तो वो सारे के सारे जो है वो क्रायो प्रेसिपिटेट में आ गए। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो ब्लड एक ब्लड का बैग है तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास बना रहा है, जिसमें से एक का नाम है, एक तो बजाते खुद होल ब्लड है, ठीक है, दूसरा हमारे पास हो गया पैक्ड सेल्स, तीसरी हमारे पास हो गई वॉश्ड रेड ब्लड सेल, ठीक है, फोर्थ हमारे पास हो गई स्टोर्ड होल ब्लड, ठीक है, पांचवा हमारे पास हुआ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, छठा हमारे पास हुआ प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, और सातवां हमारे पास हुआ क्रायो प्रेसिपिटेट, और आठवां हमारे पास हुआ क्रायो सुपरनेटेड। तो सब जो है वो एक ही होल ब्लड से बनता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अब जो वो है पहले ज़माने में हम कहा करते थे कि एक ब्लड बैग जो है वो एक जान बचा सकते हैं, लेकिन अब एक ब्लड बैग जो है माशाल्लाह वो बहुत सारे जानों को बचा सकता है। तो इसीलिए दोबारा से मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ब्लड देते रहे, एक साल में 2 दफ़ा तो कम से कम ब्लड जो है वो देते रहे, ताकि ये जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए। अच्छा,
अब एक एक करके हम जो है वो इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ बताएंगे। ये जो है इस पे ऑलरेडी मैंने बात की है वीडियो पे, दो वीडियोस जो है वो कल अपलोड हो चुकी है, उम्मीद है आप लोग उनको देख लेंगे। तो इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बल्कि आज जो है वो कॉन्सेप्चुअल उस पे बात करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ओके। तो इस पे भी बात हो चुकी है, इंपॉर्टेंट ऑफ कंपोनेंट सेपरेशन, तो वहां पे बात हो चुकी है कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का क्या था। जो एंटीकोगुलेंट यूज हो रहे थे इस पे हमारी भी बात हो चुकी है ऑलरेडी, मैंने इस पे हैंडआउट्स भी आप लोगों को आपके पोर्टल पे जो है वो अपलोड करवाए हैं। अच्छा, अब ये जो चीज है तो इसको जरा आप लोग समझे कि ये वही ब्लड है। तो ब्लड को हमने तीन मेन हिस्सों के अंदर जो है वो यहाँ पे डिवाइड कर लिया। और ये जो तीन हिस्से हैं तो इसको हमने इस अंदाज से डिवाइड कर लिया कि हमने कहा कि यहाँ पे एक को हमने कहा कि ये सेलुलर कंपोनेंट्स है, और दूसरा जो है वो प्लाज्मा कंपोनेंट्स है, प्योर प्लाज्मा कंपोनेंट। और तीसरा जो है वो प्लाज्मा डिराइवेटिव, यानी प्लाज्मा के अंदर जो चीजें मौजूद है वो। तो सेलुलर कंपोनेंट्स में एक तो रेड सेल कॉन्सेंट्रेट बनेगा, ठीक है, दूसरा प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट बनेगा, और तीसरा जो है वो ग्रेनुलोसाइट कॉन्सेंट्रेट बनेगा। ये अब जो है ये हमारे पास स्किप हो चुका है, इसको अब कोई नहीं बनाता, बल्कि इसको बाहर ही रहते हैं, रख लेते हैं तो बड़ा फायदा रहता है, क्योंकि इससे आगे फिर इन्फेक्शन सॉरी रिएक्शंस के जो है वो बड़े चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इसके लिए एक फिल्टर यूज होता है, जिसे नायलून फिल्टर कहते हैं, या ग्रेनुलोसाइट फिल्टर कहते हैं, या डब्ल्यूबीसी फिल्टर कहते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी की साइज होती है, यानी आपकी 8 टू 13 14 15 माइक्रोन तक जो साइज होती है, तो वो इसी के अंदर जो है वो स्टक हो जाती है, और आपका जो ब्लड है वो प्योरली फॉर्म में ट्रांसफ्यूज हो जाता है, यानी सिर्फ पैक सेल जो है वहां पे ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अभी जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन रेड सेल्स कॉन्सेंट्रेट्स और प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट अब भी हो रहे हैं, अब भी बन रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा कंपोनेंट्स के अंदर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायो प्रेसिपिटेट, क्रायोपोर प्लाज्मा, स्टोर प्लाज्मा, ये डिफरेंट नाम है, जिसमें से फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बहुत ज्यादा यूज होता है। और क्रायो प्रेसिपिटेट, अगर फ्रेश प्लाज्मा को मजीद हम सेंट्रीफ्यूज करा लेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो क्रायो प्रेसिपिटेट जो है वो बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ के इसके बाद अगर हम क्रायो प्रेसिपिटेट को मजीद वो कर ले, सेंट्रीफ्यूज कर ले, तो बल्कि उसी को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को, तो दो जो चीज़ें हैं वो हमें मिल जाती है, दो कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, जिसमें से एक क्रायो प्रेसिपिटेट ये बजाते खुद हो गए, और दूसरा जो रह जाता है वो उसको हम कहते हैं क्रायो सुपरनेटेंट। तो जो क्रायो सुपरनेटेंट होता है वो फुल ऑफ अल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन और कुछ कोगुलेशन फैक्टर्स भी उसके अंदर मौजूद रहते हैं, जो बर्न डिजीज के अंदर उनके अंदर जो है वो बड़ा कारामद जो है वो साबित हो सकती है। ये अब देख रहे हैं कि ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ठीक है, जिसे हम मेगाफ्यूज कहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे आप लोगों को नजर आ रहे हैं, तो ये बेसिकली वो ब्लड बैग है जिसके अंदर बकेट्स है, और बकेट्स के अंदर इसमें रखा हुआ है, ठीक है। ये बाहर से इसकी एक शक्ल है। यहाँ पे आप इसकी स्पीड और टेम्परेचर और टाइम जो है वो सेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ ऑन का बटन होता है, आप उसको दबा लेते हैं, ऑन हो जाता है, और जितना टाइम आप लोगों ने दिया हुआ था तो उसके बाद जो है वो अपना टाइम जो है वो स्टार्ट कर लेता है। तो उसमें दो स्पिन होते हैं, जब ये रोटेट होना शुरू कर देता है तो दो स्पिन होते हैं। एक स्पिन को हम कहते हैं लाइट स्पिन, यानी ये हल्का स्पिन होता है 2 मिनट के लिए, 4170 आरपीएम पे इसको हम लगा लेते हैं। तो आपके पास जो ब्लड है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, होल ब्लड। एक को हम कहेंगे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि ऊपर वाला हिस्सा था, और जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे पास जो है वो नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसको हम कहते हैं रेड सेल कॉन्सेंट्रेट, ठीक है जी। किसी ने मैसेज किया, वॉइस इज टू मच स्लो। अच्छा, अभी तक तो किसी ने नहीं कहा वॉइस इज टू मच स्लो यार, तुम्हें आवाज़ कम आ रही है, किसी और को प्रॉब्लम है वॉइस में? नो सर। नहीं है यार, इमरान अफजल, क्या हो चुका है तुम्हें? तुम्हारे हेडफोन जो है वो ख़राब हो चुके हैं। नहीं है, नासिर अली खान को भी जो है वो बैठा हुआ है बटखेला में, वहां पे उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और तुम्हें जो पेशावर में प्रॉब्लम आ रही है। नो सर यार, सारे नो सर नो सर कह रहे हैं। इमरान अफजल, प्रॉब्लम तुम में है, ठीक है। तो चले हम अपना टॉपिक आगे बढ़ा देते हैं। तो एक लाइट स्पिन होता है और दूसरा जो है वो हैवी स्पिन होता है। लाइट स्पिन में का हल्का सामने उसको चक्कर दे दिया 4170 आरपीएम पे और 2 मिनट के लिए, तो इसको हम कहते हैं कि ये लाइट स्पिन हो गया। और दूसरा जो है वो हैवी स्पिन होता है। तो हैवी स्पिन तीन टाइप्स के होते हैं, एक 5000 फॉर 7 मिनट, दूसरा 5000 फॉर 5 मिनट्स, और तीसरा जो है 4170 जो है वो फॉर 10 मिनट्स। तो गुड यहाँ सर, पे आवाज आ रही है सर, ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक ठीक है बेटा।
अच्छा, कंटिन्यू करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि ये जितना हमारे पास ल्यूकोसाइट पुअर रेड ब्लड सेल है तो वो हेवी स्पिन पे आते हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल एंड प्लेटेड कॉन्सेंट्रेट ये भी हमारे पास हेवी स्पिन पे आते हैं, और क्रायोप्रेसिपिटेट को जब हम बनाते हैं तो वो भी हम हेवी स्पिन पे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है कि हेवी स्पिन और लाइट स्पिन की स्पीड कितनी है, एमसीक्यूज की बेस या अगर क्वेश्चन इससे आ जाता है तो इसको ज़रा आप लोग याद रख लें। अच्छा, इस पिक्चर को दोबारा मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के पोर्टल पे वॉइस ओवर पीपीटी में। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। जो रेड नजर आ रहा है आप लोगों का होल ब्लड है, और फिर होल ब्लड को हमने जरा लाइट स्पिन दे दी तो यहाँ पे प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट और होल ब्लड जो डिवाइड हो गया जिसे हम पैक्ड सेल कहेंगे, और फिर इसको आगे जो है वो दो में प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे फिर हम जो है वो अपने डिजायर्ड जो हमारी एफएफपी है वो यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब जो प्रोडक्ट है, ठीक है, अब प्रोडक्ट बन गया, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया कि अच्छा प्रोडक्ट जो है वो एक मशीन के जरिए होती है, और उस मशीन का नाम है मेगाफ्यूज, और उस मशीन को तीन चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। एक उसका स्पीड हो गया, और एक उसका टेम्परेचर हो गया, और एक उसका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी चीज़ें हमारे पास बन जाएंगी, चीज़ों से मुराद हमारे जो कंपोनेंट्स बन गए हैं, तो हम इन कंपोनेंट्स को कहाँ पे रख सकते हैं, कितनी देर के लिए रख सकते हैं, और किस डिजीज के अंदर या किस ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर या हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर जो है उसका काम जो है वो बड़ा अच्छा रहता है, यानी वो थेरेपी के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है होल ब्लड। तो होल ब्लड के अंदर आपको वही कॉन्सेप्ट है कि आपके वेन से जो चीज निकली है और डायरेक्ट आपके बैग के अंदर आई है, इस बैग के अंदर, तो ये होल ब्लड है, और आपने डायरेक्ट इसको सील कर दिया, तो इट्स मीन कि ये क्लोज सिस्टम के अंदर जो है वो होल ब्लड है। अब इसके अंदर जितने आपके क्लॉटिंग फैक्टर थे, जितना प्लाज्मा था, जितने प्लेटलेट थे, वो सारे के सारे इसके अंदर जो है वो मौजूद रहेंगे। इसको हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, तकरीबन 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे रखेंगे, तो ये तकरीबन 35 डेज के लिए ये क्या हो जाएगा, कारामद हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी लाइफ अगर हम बढ़ाएंगे, मैं किससे पूछूं, सईद तुमसे पूछ लेता हूँ बेटा, अगर इसको हम 42 डेज के लिए बढ़ाएंगे इसकी लाइफ, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? अच्छा, आवाज नहीं आ रही, ठीक है, चले। तो यहाँ पे जो है वो चॉइस है, ये जो जितने हमारे पास ट्रॉमास होते हैं या जीआईटी ब्लीडिंग होती है जिससे खून की कमी वाकया हो सकती है, ठीक है। और ज्यादातर ये अब जो मेजर ट्रॉमास होते हैं उसी के अंदर जो है वो दिए जाते हैं। किसी की प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है तो उसके अंदर लगाया जाता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसके अंदर लगाया जाता है। तो उस इस तरह की सिचुएशंस के अंदर जो है वो होल ब्लड लगाया जाता है, या जो बर्न्स के केसेस हो गए उनके अंदर जो है वो होल ब्लड लगाया जाता है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम भी आपने रिप्लेस करना होता है। तो इसके अंदर ऑलरेडी प्लाज्मा शामिल होता है, और ये फिर 450 तकरीबन 500 ml तक होना चाहिए, तो उसको रिप्लेस भी कर लेता है, और साथ में जो एनीमिक कंडीशन थी वो भी कवर हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो अल्ब्यूमिन, प्रोटीन, ग्लोबुलिन जितनी चीजें थी वो सारी की सारी जो है वो पेशेंट को चढ़ाई जाती है। तो ये होल ब्लड का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि अब भी ये यूज होता है, लेकिन सर्टन केसेस के अंदर। जो क्वालिटी एश्योरेंस पैरामीटर है, तो क्वालिटी एश्योरेंस यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हर एक प्रोडक्ट के साथ हमने लिखा हुआ है कि इसकी क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये है कि हम एक प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट क्या क्वालिटी के मुताबिक है, यानी कि उसकी क्वालिटी जो है वो एश्योर कर रही है कि हाँ जो चीज बनी हुई है वो वाकई इतनी है। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स जो है वो सेलेक्ट हुए हैं, या चॉइस ऑफ पैरामीटर्स जो है वो कौन से होते हैं, कि एक इसमें आपको उसका वॉल्यूम देखना होता है कि क्या वॉल्यूम जो है वो इसका उतना ही है जितना रिकमेंडेड था, यानी कि अगर होल ब्लड है तो उसका वॉल्यूम जो है वो 450 से ±50 ml तक होगा, यानी ये 400 से 500 ml के करीब ही है या नहीं है। अगर 480 ml है, 430 ml है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। 450 ±50 ml, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल है। फिर उसके बाद जो ब्लड बैग हमने लिया हुआ था, क्या इसकी हीमोग्लोबिन लेवल जो था वो इस बैग का उसका 12.5 से ऊपर है, अगर ऊपर है इट्स मीन कि ये एक्सेप्टेबल है, ये क्वालिटी एश्योर्ड है, ठीक है। इसी तरह ये जो ब्लड बैग होते हैं इसको तो हम, ऐसा नहीं होता
होता कि हर ब्लड बैंक के साथ आपकी ट्रांसफ्यूजन सेंटर के साथ जो है कोई हॉस्पिटल हो या वहां भी ही ट्रांसफ्यूज हो रही हो, तो क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको ट्रांसपोर्ट भी करके ले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ठीक है। मौसम भी चेंज हो सकता है, गर्मियां भी हो सकती है, बहुत ज्यादा ठंड भी हो सकती है। तो अब हमने बाहरी बाहर जो हमारा टेम्परेचर है उससे हमारा कोई गरज नहीं है, खा बारिश हो रही हो खा कुछ भी हो रहा हो, हमें उससे वो नहीं है, मसला नहीं है। बल्कि अगर गर्मी भी हो रही है तो भी हमें अपना टेम्परेचर जो है वो 2 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उन्हीं के अंदर जो है इनका टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, और हम इसको तकरीबन 12 घंटे तक जो है वो रख सकते हैं या इस टेम्परेचर पे। अगर ये टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, मीन के आपका माइनस में चला गया, आपने इतने सारा बर्फ रखा हुआ है वहां पे, तो भी फिर हमारे पास जो है वो क्वालिटी एश्योर्ड नहीं होगा। लेट सपोज अगर ये टेम्परेचर ज्यादा हो गया, आपने 1 घंटे का सफर कर लिया, लेकिन आपने देखा कि यार पूरा का पूरा जो आइस बार है वो सारे पिघल चुके हैं, अब जो है वो हीट प्रोड्यूस हो रही है, 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया, तो अब भी ब्लड जो है वो नाकारा हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा। उस बैग के अंदर हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, और हेमोलाइसिस जब स्टार्ट हो जाएगी तो वो ब्लड जब आप किसी को चढ़ाएंगे यानी जिसको ट्रांसफ्यूज कराएंगे, तो उसको जो है वो सिवियर टाइप ऑफ रिएक्शंस जो है वो हो सकते हैं, तो फिर ये क्वालिटी एश्योर्ड नहीं है। तो इन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है क्या वो क्वालिटी एश्योर्ड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे इसको पैक्ड रेड ब्लड सेल दूसरे नंबर का वो है प्रोडक्ट है। और होल ब्लड तो खैर हमने कुछ किया ही नहीं उसके साथ, उसका तो हमने सिर्फ ब्लड निकाल लिया और टेम्परेचर पे रख के रेड ब्लड सेल्स है, ये हमारे पास बेसिकली हम वो कंपोनेंट की पहली जो वो कंपोनेंट था वो बनाया हुआ था इसमें, और इसको हम पैक्ड रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, कुछ लोग इसको रेड सेल कॉन्सेंट्रेट जो है वो भी कहते हैं। और इसके अंदर से जो है वो प्लाज्मा और प्लेटलेट को रिमूव किया जाता है। तो प्लाज्मा और प्लेटलेट जब रिमूव हुआ, इट्स मीन कि हमारे पास जो दूसरा बैग था उसके अंदर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है वो आ चुका है, और इसके अंदर आरबीसीज रहते हैं इस बैग के अंदर, और साथ में कुछ ना कुछ प्लाज्मा आपने इसमें छोड़ना होता है, ताकि आपका जो आगे प्लाज्मा लेवल है वो इस बैग की विस्कोसिटी को बरकरार रख सके, इतने ज्यादा विस्कस ना हो कि आप जब ब्लड इसको चढ़ाएंगे तो वो ब्लड आगे पास ही ना हो, वो स्टक हो जाए ड्रिप के ट्यूब्स के अंदर, या नीडल से पास ही ना हो, या अगर पास हो तो पेशेंट को बड़ी प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए इसके अंदर कुछ ना कुछ प्लाज्मा आपने मेंटेन रखना होता है, उसमें छोड़ना होता है, और रिकमेंडेड यही है कि आप तकरीबन 20% प्लाज्मा अगर उसके अंदर छोड़ दे तो अच्छी बात है। अच्छा, इसकी स्टोरेज टेम्परेचर जितना हमारे पास पैक सेल है, वॉश रेड ब्लड सेल है, जो रेड ब्लड सेल के साथ जितनी टेम्परेचर है तो वो तकरीबन 4 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी सेम है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इसकी भी हमारे पास वही है जो हमारे पास होल ब्लड के लिए थी। और पैक सेल्स जो है वो चॉइस है सिवियर इनीमिया का, यानी अगर किसी को स्पेसिफिकली इनीमिया हुआ है, उसकी हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रही है, तो उसके अंदर जो है वो बड़ी अच्छी चॉइस है, क्योंकि उसका प्लाज्मा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लीडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसका जो है वो एनीमिया हुआ है। तो एनीमिया को कवर करने के लिए पैक्ड सेल्स को अगर दी जाए तो ये बहुत अच्छी चॉइस है। इसी तरह से प्लास्टिक एनीमिया के अंदर और सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया के अंदर आप लोगों को पता है कि आपको यूनिवर्सिटीज में भी बड़ी एश्योरेंस क्या होगी। तो वॉल्यूम अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले जो हमारे पास बैग था होल ब्लड का उसका वॉल्यूम था 450 ± 50 ml। अब यहाँ पे वॉल्यूम कम हो चुका है। वॉल्यूम कम होने का मतलब ये है कि इससे प्लाज्मा जितना था वो हमने रिमूव कर लिया है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यहाँ से हमने रिमूव कर लिया, दैट्स वाई इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो चुका है। तो इसका होना चाहिए तकरीबन 280, और 50 ml ज्यादा कम जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पे हम इसका हेमोटोक्रेट देखेंगे तो हेमोटोक्रेट जो है, क्योंकि प्लाज्मा लेवल इससे हट गया तो हेमोटोक्रेट लेवल भी इसका हाई हो जाएगा, तो तकरीबन 65 से 75% इसका हेमोटोक्रेट लेवल देखना होता है। और फिर इसकी टेम्परेचर और टाइम, ये ऑलरेडी मैंने कह चुका हूँ कि जितने हमारे पास रेड सेल्स के कंपोनेंट्स है उन सब की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तकरीबन सेम ही है। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे वो है प्रोडक्ट है
वो अच्छा, इस पे मैंने ऑलरेडी बात की है, यहाँ पे इसको मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा, क्योंकि ये बस आप डोज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कि आपने अगर किसी को ट्रांसफ्यूज कराना है तो 2 घंटे के अंदर उसको कितना ml ब्लड जो है वो चढ़ना चाहिए, ठीक है, ट्रांसफ्यूज होना चाहिए। तो ये उसका फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में जो है वो बताया हुआ है, तो यहाँ पे इस पे हम टाइम जो है वो जाया नहीं करेंगे। अब वॉश्ड रेड सेल्स को जरा देख ले। तो वॉश्ड रेड सेल्स जो है नाम से जाहिर है, जिस तरह हम ब्लड ग्रुपिंग कर रहे थे, तो आप लोगों को मैंने कहा ब्लड ग्रुपिंग के अंदर कि यार ऐसा है कि आप लोग, एक तो हम टाइल मेथड से करते हैं, एक हम स्लाइड मेथड से करते हैं, और एक जो है मेथड है उसमें हम रेड ब्लड सेल को वॉश करते हैं। तो वॉश हम जब कर रहे थे तो नॉर्मल सलाइन से हमने वॉश कर लिया, ठीक है। वॉश करने का फायदा ये था कि कुछ डेब्रिज है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन है, वो चीज़ें जो है वो इस रेड ब्लड सेल से हट जाए और हमारे पास प्योर रेड ब्लड सेल जो है वो वहाँ पे मिल जाए, जिसकी वजह से जो है वो रिजल्ट बहुत काफ़ी जो है वो एथेंटिक हो जाता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि वॉश्ड रेड ब्लड सेल हम कब ट्रांसफ्यूज कराते हैं। एक्चुअली जिन बच्चों को या जिन पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि उनका फेब्राइल आर्टिकेरिया हो जाता है, या एनाफाइलेटिक रिएक्शंस है, या हमें उनके जो रिएक्शंस आ रहे हैं, किसी को माइक्रो एग्रीगेट से रिएक्शन हो जाते हैं, साइटोकाइन से रिएक्शन हो जाती है। आप जब इंशाल्लाह ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के प्रैक्टिकल करेंगे, या आप लोगों की वहाँ पे ड्यूटी लगेगी कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जब बच्चे को ट्रांसफ्यूजन होती है तो उसके बाद जो है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे बच्चों को नहीं होती खैर, लेकिन कुछ को हो जाती है। तो किसी को फीवर हो जाते हैं, किसी को शेल्स हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो किसी का यूरिन जो है वो काफी जो है वो डार्क आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली वो कुछ माइनर रिएक्शंस होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा सीवियर रिएक्शन भी हो सकते हैं, मेजर रिएक्शन हो सकते हैं, फिब्राइल रिएक्शंस हो सकते हैं। तो उन चीज को किसी कभी कभार जो है ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर होती है, और आप जैसे ही बच्चे को ब्लड चढ़ा लेते हैं तो बच्चा जो है उसको प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू कर देती है। तो उस वक्त जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि इसको अब रिकमेंडेड ये है कि ये वॉश रेड ब्लड सेल जो है वो बना दे। अच्छा, अब जब वॉश रेड ब्लड सेल बनाएगा तो इट्स मीन कि आपका ब्लड बैग ऑलरेडी जो है वो 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा हुआ था, आपने उसको उठा दिया, आपने उसको ओपन कर दिया। अब पहली चीज यहाँ पे ये थी कि आपने जब उसको ओपन कर दिया तो अब ये क्लोज सिस्टम से क्या हुआ, हट गया, अब ये ओपन सिस्टम में आ गया। अब जब ये जाएगा ट्रांसफ्यूज करने, तो ये इसकी जो लाइफ स्पेन है अब इस बैग की वो कितनी हो जाएगी, तकरीबन 6 आवर्स तक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक दफा ब्लड खुल गया या कोई कंपोनेंट खुल गया तो इसकी जो लाइफ स्पेन है वो अब 35 डेज नहीं रहेगी। भले आपने जो है वो कल इसको डोनेट किया हो, आपने जो है उसकी अभी 34 डेज बाकी हो, लेकिन जब आपने इसको खोल दिया तो अब ये जो है वो ओपन सिस्टम में आ गया। तो ये ओपन सिस्टम में आ गया, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि इसको हम नॉर्मल सलाइन के साथ वॉश कर देते हैं, ठीक है। 0.9% जो नॉर्मल सलाइन है उसको हम मैनुअली इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, इसको जो है वो सेंट्रीफ्यूज करा देते हैं, लाइट स्पिन दे देते हैं, वहां से ऊपर जो इसका लेवल होता है प्लाज्मा का, जो 20% इसके अंदर प्लाज्मा रह चुका था, या अगर कुछ किसी इसके अंदर कुछ ऐसी डेब्रिस है, या कुछ प्लेटलेट्स है, या साइटोकाइंस है, या कुछ प्लेटलेट से एग्रीगेट्स बने हुए हैं, तो वो सारे के सारे उसके अंदर ड्रेन आउट हो जाएंगे। आपने फिर उसको ड्रेन करना है, वो निकल जाएगी, और दोबारा आपने इसके साथ थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन, ताकि इसकी विस्कोसिटी जो है वो इतनी ज्यादा ना हो बल्कि मेंटेन रहे, तो फिर आपने इसके साथ कुछ नॉर्मल सलाइन दोबारा ऐड करना है, और ये फिर आपने ट्रांसफ्यूज कराना है। जब आप इसको ट्रांसफ्यूज कराते हैं तो इससे पहले आपने इसका जो है प्रोटीन लेवल चेक करना होता है। तो वो बहुत कम आना चाहिए, वो 0 के अंदर आना चाहिए, 0.5 ग्राम तक अगर है तो फिर ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी प्रोटीन लेवल को या प्रोटीन डेब्रिस को ही चेक कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस रेड ब्लड सेल कॉन्सेंट्रेट को क्या कर लिया, हमने इसको वॉश कर लिया। और इसकी भी वॉल्यूम तकरीबन ऑलरेडी पैक सेल ही था, तो पैक सेल की वॉल्यूम जो थी वो 280 प्लस माइनस 50 ml थी, लेकिन यहाँ पे अब कुछ नॉर्मल सलाइन हमने डाल लिया, तो प्लाज्मा के साथ जो है वो ब्लड अच्छी तरह ट्रांसफ्यूज होता है। लेकिन आपके नॉर्मल सलाइन के साथ फिर आपने थोड़ा सा ज्यादा अगर डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकरीबन 60 ml तक अगर इसकी ज्यादा कम हो जाए तो कोई इशू नहीं बनेगा। और यहाँ पे भी हिमेटोक्रेट जो है, क्योंकि पैक्सिल तो वही के वही थे, पैक्सिल को तो हमने नहीं फेंका, तो 65
से 75% तक इसकी जो हेमोटोक्रिट थी वो रहनी चाहिए। और अगेन जितने हमारे पास रेड ब्लड सेल कंपोनेंट है उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 2 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड टाइम जो है वो आप ट्रांसपोर्टेशन की वो 12 और जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये था आपका वॉश्ड पैक्ड रेड ब्लड सेल, सही। अच्छा, एक और तरीका भी इसमें होता है, जिस तरह इस पे कभी इंशाल्लाह टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि साइटोफेरेसिस में क्या होता है। तो साइटोफेरेसिस का जनरली मैं ये बता दूं कि ये एक मशीन रहती है, और जिस तरह अगर किसी को हुआ है एक्सपीरियंस मेगा प्लेटलेट यूनिट देने का, तो ये साइटोफेरेसिस बहुत ज्यादा यहाँ पे पेशावर में स्पेशली जो है वो आप लोग देख रहे होंगे कि जिसको प्लेटलेट की जरूरत होती है वो एक बंदे को लेके चले जाते हैं जिसे डोनर कहा जाता है, और वहां पे उसको लिटा देते हैं। एक मशीन होता है जिसके अंदर जो है वो सेट जो है वो बना रख लेते हैं, और आपके एक वेन से ब्लड निकल रहा होता है, और वहां पे उसमें कलेक्शन होती है आपके प्लेटलेट की। तकरीबन 500 ml तक प्लेटलेट जो है वो उसके अंदर वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी जो चीजें होती है आपके डब्ल्यूबीसीज, आपके रेड ब्लड सेल, आपकी जो एक्स्ट्रा अनवांटेड सेल्स थे वो आपको वापस जो है वो ट्रांसफ्यूज करा लेता है, ठीक है। तो साइटोफेरेसिस बेसिकली यही होती है। तो यहाँ पे अब एक और टर्म यूज होगा जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट पुअर रेड ब्लड सेल। तो इसके भी नाम से जाहिर है कि ल्यूकोसाइट पुअर रेड ब्लड सेल, यानी वो रेड ब्लड सेल के जिसके अंदर ल्यूकोसाइट की तादाद जो है बहुत ज्यादा कम हो। और ये दो तीन तरीकों से होती है। तो पहले डबल सेंट्रीफ्यूज किया करते थे या इसको हेवी स्पिन दिया करते थे, तो उसके साथ जो है वो ल्यूकोसाइट खत्म हो जाते थे। लेकिन अब जो नया मॉडर्न टेक्निक है तो उसके अंदर जो है वो एक फिल्टर रखा हुआ होता है, लगा हुआ होता है बाकायदा पे, उसके साथ अटैच कर लेते हैं, और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जितना फिल्टर होता है तो उसमें उतने ज्यादा जो है वो डब्ल्यूबीसीज जो है वो उसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, और ये फिर इशू जो है वो प्रॉब्लम या कुछ रिएक्शन जो है वो क्रिएट नहीं कर सकता। तो अब ये लिकोसाइड डिप्लीटेड सेल है, तो इट्स मीन कि आपका डब्ल्यूबीसी काउंट इसके अंदर देखना होता है तो वो कम से कम जो है वो लेस देन 5 × 10⁻⁶ जो है वो होना चाहिए। इसी के साथ हेमोटोक्रिट जो है वो वही है 50 to 70, 50 to 65, 50 to 75, तकरीबन उतना ही होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो है वो एटलीस्ट 50 से ज्यादा ही होना चाहिए। क्लोज सिस्टम के अंदर इसकी 35 डेज है, ओके। लेकिन अगर ओपन सिस्टम हो चुका है तो इट्स मीन कि अब इसकी जो लाइफ स्पेन है वो जो है वो सिर्फ 6 डेज तक रहेगी। तो ये था पैक्ड सेल के जितने कंपोनेंट है, यानी होल ब्लड के जितने कंपोनेंट है, रेड सेल के जितने कंपोनेंट है, जिसमें से एक हमने डिस्कस कर लिया होल ब्लड की क्वालिटी एश्योरेंस, और फिर ये किन लोगों को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। साथ में फिर हमने पैक्ड सेल कॉन्सेंट्रेट का पढ़ा, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस, और किन लोगों के अंदर जो है वो चॉइस ऑफ सिलेक्शन है। फिर उसके बाद हमने वॉश रेड ब्लड सेल पढ़े। तो वॉश रेड ब्लड सेल जो है वो कब हम करवाते हैं और क्यों करवाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, और फिर उनकी अपने पैरामीटर्स वगैरह। और साथ में जो है वो फिर हमने कहा कि आपकी ल्यूको डिप्लीटेड रेड ब्लड सेल जो है उनको कैसे बनाया जाता है। तो ये था रेड ब्लड सेल कंपोनेंट्स। अब जो हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, दूसरा हमारे पास है कि आपकी जो प्लाज्मा तो अभी रहता है ना, ठीक है। तो प्लाज्मा जितना आपका है उसको अब हम कैसे कलेक्ट करेंगे, और उससे हम आगे क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो एक उसमें जो टॉप मोस्ट आता है उसको हम कहते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम फ्रेशली ड्रॉन होल ब्लड एंड प्लेस्ड इन अ डीप फ्रीजर। अगर हम प्लाज्मा को फ्रेशली होल ब्लड से निकाल लेते हैं और उसको हम -20 या -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख लेते हैं 6 से 8 घंटे द ब्लड कलेक्शन, ठीक है। यानी आपका अगर ब्लड आ चुका है और आपको आज जो है वो होल ब्लड रख लिया, सारा का सारा फ्रिज के अंदर रख लिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि यार आज टाइम नहीं है या कुछ लोग नहीं है, और अगले दिन जो है वो इसको बना रहे हैं, तो इट्स मीन कि अब ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा नहीं होगा। ये स्टोर्ड प्लाज्मा तो हो जाएगा लेकिन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर थे, इसके चीजें थी, वो सारी की सारी उनकी वायबिलिटी जो है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इसीलिए तकरीबन उनकी वायबिलिटी जो है वो 6 से 8 घंटे तक रहती है। तो उस वक्त जो है आपने इसको बाद में जो है ये इसको कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे जरा देख ले कि जो होल ब्लड था उसी को हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया। ऊपर जो हमारे पास
प्रोडक्ट आया वो था प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसी को हमने दूसरे बैग के अंदर क्या कर लिया, ट्रांसफ्यूज करा लिया, ट्रांसफर करा लिया। ये बैग चला गया आपका 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख लिया। अब जो दूसरा बैग था उसको हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया, अब उससे हमने तीसरे बैग के अंदर ट्रांसफर कर लिया, तो दो आपके पास जो है वो बैग आ गए। एक को हम प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट कहेंगे, जिसको हम रखेंगे आपके एजिटेटर के ऊपर, और दूसरा जो है उसको हम फौरन जो है वो लेके चले जाएंगे। अगर दो टाइप के जो है वो रेफ्रिजरेटर फ्रीजर रहते हैं लेबोरेटरी के अंदर अक्सर, जिसमें से एक रहता है फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी -70 डिग्री सेंटीग्रेड से -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक बड़े बड़े जो है वो फ्रीजर रहते हैं। उसी के अंदर अगर आप रख लेते हैं तो इसकी सर्वाइवल लाइफ जो है या जिसकी शेल्फ लाइफ है वो 7 ईयर तक रह सकती है। लेकिन अगर लेट सपोज 1 साल के लिए आप रोग रखना है तो फिर आप इसको -18 से -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रख सकते हैं। ये आप लोगों के जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है ये सॉलिड फॉर्म में है, ये इस तरह नजर आएगा। इस पे भी आपने बाकायदा ग्रुप लिखा हुआ होगा, इसकी एक्सपायरी वगैरह सब कुछ आपने देखनी होती है। और इसके अंदर जितनी चीजें होती है उसमें से पहले टॉप मोस्ट जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स है सारे, जिसमें से फेब्रिनोजेन है, फैक्टर 8 है, प्रोथ्रम्बिन है, ये मोस्टली जो है वो ये चीजें होती है। और इसका अब वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि इससे एक तो हमने 20% प्लाज्मा जो है वो एक्सेल के अंदर रखा हुआ था, फिर उसके बाद प्लेटलेट को भी प्लाज्मा चाहिए होता है उसमें रखा हुआ है, और अब जो है इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो रह चुका है वॉल्यूम इसका, और तकरीबन 50 ml तक वॉल्यूम इसका रह चुका है, तो उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर और आके फिब्रिनोजेन फैक्टर 8 वगैरह ये चीजें जो है वो शामिल होती है। अच्छा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कुछ चीजें है क्वालिटी एश्योरेंस के वास्ते, तो एक ये है कि डोनर यूनिट मस्ट नॉट बी रेफ्रिजरेटेड प्रायर टू कंपोनेंट प्रिपरेशन, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि FFP once thawed मस्ट नॉट बी रिफ्रोजन। थॉड का मतलब ये है कि जब हम इसको माइनस टेम्परेचर पे रख लेते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म के अंदर चल जाता है, यानी ये फ्रीज हुआ होता है। अब हमने इसको उठा लिया, ठीक है, निकाल के हमने इसको वाटर बाथ में रख दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये मेल्ट होना शुरू हो गया, 1 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा क्या हुआ, मेल्ट हो गया। अब ये जब मेल्ट हो गया, अब इसको ट्रांसफ्यूज होना है, ठीक है। लेकिन लेट सपोज वो पेशेंट जो है वो उसको नहीं जरूरत नहीं पड़ी किसी भी वजह से, तो अब हम ये नहीं करेंगे कि चलो यार इसको अब हम दोबारा डिफ्रीजर के अंदर रखेंगे, दोबारा ये फ्रीज हो जाएगा, नहीं, बल्कि अब इसकी जो वाइबिलिटी है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब इसको आपने क्या करना है, डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी बात जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, तो अगर आप ट्रांसपोर्ट भी ले कर रहे हैं इसको, तो आपने मेंटेन रखना है उस टेम्परेचर को, आपने क्या करना है, उसको मेंटेन रखना होता है, सही। अच्छा, अब जो इसकी वॉल्यूम थी तो वो मोर देन 150 ml तक जो है उसकी वॉल्यूम होनी चाहिए, और प्लेटलेट्स काउंट इसमें 30 × 10⁻³ कम है बहुत, ठीक है, इतनी होनी चाहिए। और फैक्टर 8 जो है वो उसकी वॉल्यूम उसका जो रेंज है वो तकरीबन 70 इंटरनेशनल यूनिट से 100 इंटरनेशनल यूनिट तक जो है वो एक यूनिट के अंदर देखा जा सकता है कि इतना होना चाहिए। तो एक्चुअली ये करते कैसे है, इस तरह नहीं होता कि आप हर बैग का जो है वो आप इसका फैक्टर 8 और प्लेटलेट और ये कर ले, बल्कि आप जो है वो रैंडमली कुछ बैग सेलेक्ट कर लेते हैं, और आप हफ्ता 10 दिन के अंदर उन बैग की जो है वो क्या करते हैं, इनका वॉल्यूम चेक करते हैं, प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं, और फैक्टर 8 जो है वो चेक करते रहे। अगर ये कम आता है तो इट्स मीन कि आपके जो स्पीड है या आपकी ट्रांसपोर्टेशन है या आपके टेम्परेचर में जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या इवन आपके ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो जितने हेमोफीलिया है, आपके फिब्रिनोजेन डिफिशियंसीज है, फैक्टर 13 डिफिशियंसी है, DIC हो चुकी है, इबॉन विलिब्रांड वगैरह इस तरह की डिजीज है, तो उसमें आप इसको जो है वो ट्रांसफ्यूज करा सकते हैं। फिर जो है वो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स है, तो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट मीन कि आपने जो प्लाज्मा बनाया हुआ था अब उसे आपने जो प्लाज्मा हटा दिया है, तो उसी को हम कहते हैं कि ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, और उसी को बेसिकली प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट कहा जाता है। और ये जो है हेवी स्पिन जब आप कर लेते हैं जो है वो 5 डेज है, लेकिन अगर एक दफ़ा ये खुल गया तो फिर उसकी लाइफ स्पेन जो है वो कितनी हो जाएगी, 6 आवर्स के लिए जो है वो हो जाएगी। और इसमें जो है वो प्लेटलेट काउंट देखना होता है कि अगर 5 × 10 पर यूनिट इसकी काउंट है तो फिर ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, सही है। तभी काउंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा दूसरे बंदे का, वरना नहीं होगा। इस पे एक बात मैंने की है, जो हम मेगा यूनिट प्लेटलेट बनाते हैं तो वो भी ऑलरेडी जो है वो उस वीडियो के अंदर मौजूद है, उसको आप देख लीजिएगा कि मेगा यूनिट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, तो वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो साइटोफेरेसिस के जरिए जो किया जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि एक ही बंदे से
10 छोटे जो रैंडम प्लेटलेट यूनिट है उसके मुताबिक उससे 500 ml तक जो है वॉल्यूम निकाला जाता है, और उसको हम कहते हैं कि साइटोफेरेसिस मेगा यूनिट जो है ये हमारे पास मौजूद है। फिर क्रायो प्रेसिपिटेट है, तो क्रायो प्रेसिपिटेट उसी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम आगे सेंट्रीफ्यूज करा लेते हैं, और जब इसको सेंट्रीफ्यूज करा लेते हैं तो हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इसमें मिल जाती है। एक तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो है वो मोर देन 80 यूनिट आ जाता है, और दूसरा जो है वो मोर देन 150 मिलीग्राम जो है उसके अंदर फिब्रिनोजन होता है। तो ये क्रायोप्रेसिपिटेट भी डिमांड पे जो है वो बनता है, और इसकी भी टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर सब कुछ वैसे ही है जिसका फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का है। और इससे ऊपर जो चीज़ रह जाती है तो उसको हम कहते हैं क्रायो सुपरनेटेंट। तो क्रायो सुपरनेटेंट जो है वो हमारे पास अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन इन तरह की चीज़ों पे जो है वो मुश्तमिल रहता है। तो ये था हमारा आज का जो प्रोडक्ट प्रिपरेशन, उसकी स्टोरेज, उसकी टेम्परेचर, उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, और उसका क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये आइडिया हो कि प्लेटलेट काउंट कितने होने चाहिए एक बैग के अंदर, डब्ल्यूबीसी काउंट कितने होने चाहिए, कम होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है ये मिड टर्म के लिहाज से भी और जनरल लाइफ में भी आप लोगों की ये जो है वो इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। ठीक है, तो टाइम हमारा हो चुका है अब, और 9:58 है। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और तब तक के लिए जो है वो किसी को प्रॉब्लम है तो फिर वो मुझसे पूछ सकता है। मैं वहाँ पे डिस्कशन बॉक्स जो है वो खोल लेता हूँ पोर्टल के ऊपर, तो अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो वहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। तनवीर तारा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।